अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एमडीकेट बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज की इस लेक्चर में हम इम्यूनिटी के टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी के टॉपिक को। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है immunity is the ability to resist damage from foreign substance such as microorganism and harmful chemical। भाई इम्यूनिटी जो है वो एबिलिटी का नाम है जो कि फॉरेन सब्सटेंस सच एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह के अटैक से जो है वो इम्यूनिटी बचाएगा या हार्मफुल केमिकल से जो है वो बचाना जो है ये इम्यूनिटी कहलाती है। उस सलाहियत को हम इम्यूनिटी का नाम देते हैं। इसी तरीके से फिर हमारे पास है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में जो स्टडी की जाती है उसकी स्टडी को हम नाम देते हैं इम्यूनोलॉजी। ह्यूमन हैज 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोबियल अटैक। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो वायरस हो, फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, उसके अटैक के खिलाफ इंसान को अल्लाह ताला ने 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस दी है। डिफेंस की 3 लाइन है। वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास जो है वो है एक्सटर्नल बैरियर। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर दाखिल ही ना होने दो, यानी एक्सटर्नल बैरियर। मिसाल के तौर पर हमारी स्किन, इसी तरीके से म्यूकस मेम्ब्रेन, ये एक ऐसी कवरिंग है जो वाटर प्रूफ कवरिंग है, ये बैरियर का काम करते हैं और ये बैरियर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर दाखिल ही नहीं होने देगा। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कंसिस्ट ऑफ नॉन स्पेसिफिक इंटरनल डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास जो है वो क्या है? नॉन स्पेसिफिक इंटरनल डिफेंस। ये एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो सेम तरह से वायरस के लिए भी एक्ट करेगा, सेम तरह से बैक्टीरिया के लिए भी एक्ट करेगा, सेम तरीके से फंजाई के लिए भी एक्ट करेगा। यानी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर दाखिल होगा, उसका जो रिएक्शन होगा नॉन स्पेसिफिक होगा, सबके लिए एक तरह का अफेक्ट होगा। जबकि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इंक्लूड द स्पेसिफिक इंटरनल डिफेंस। जबकि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में जो डिफेंस सिस्टम होगा वो स्पेसिफिक होगा, उसमें जो वो वायरस के लिए अलग तरह से बिहेव किया जाएगा, इसी तरीके से जो है वो फंजाई, बैक्टीरिया, हर एक को जो है वो मारने का एक अलग अलग जो है वो निज़ाम होगा। आइए हम वन बाय वन हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर मैंने कहा स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्किन की। सबसे पहले हम किसकी बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं स्किन की। स्किन हैज़ 2 लेयर्स। स्किन की जो है वो कितनी लेयर हैं? स्किन की हमारे पास जो है वो 2 लेयर हैं। एक हमारे पास कहलाती है एपिडर्मिस और दूसरी हमारे पास कहलाती है डर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस इज सुपरफिशियल मल्टीपल सेल थिकन लेयर। एपिडर्मिस जो है ये सुपरफिशियल है, स्किन के ऊपर की लेयर है, और ये मल्टीपल सेल थिकन लेयर है, और इसकी जो थिकनेस जो है वो क्या है? मल्टीपल सेल, मतलब कई लेयर्स की शक्ल में एपिडर्मिस होती है। इसी तरीके से डर्मिस इज इनर कंपैरेटिवली थिक लेयर कंटेनिंग ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल्स, रिसेप्टर, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। याद रखिएगा, इस एपिडर्मिस की हम बात करने जा रहे थे, सुपरफिशियल है, इसकी जो है वो मल्टीपल लेयर है। डर्मिस जो है वो इनर है। अब डर्मिस जो है वो क्या है? इसके बारे में कहा गया कंपैरेटिवली थिक लेयर, यानी किसके कंपेयर की जा रही है? कंपेयर की जा रही है एपिडर्मिस से। डर्मिस को किससे कंपेयर किया जा रहा है? डर्मिस को कंपेयर किया जा रहा है किससे? एपिडर्मिस से। कंटेनिंग ग्लैंड्स, अब याद रखिएगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? इसके अंदर आ रही ग्लैंड्स, डर्मिस के अंदर होते हैं हेयर फॉलिकल्स, रिसेप्टर्स, नर्व्स और ब्लड वेसल्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एमसीक्यू की शक्ल में आ सकता है कि भाई इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो डर्मिस में नहीं होती, इनमें से कौन सी चीज़ डर्मिस में होती है, तो इस तरह का सवाल बनता है ना, तो आपको ज़बानी याद होना चाहिए कि डर्मिस के अंदर ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल्स, रिसेप्टर, नर्व्स, ब्लड वेसल्स, ये तमाम चीज़ें जो है वो डर्मिस के अंदर हैं। आउटर सरफेस ऑफ स्किन कंसिस्ट ऑफ ड्राई डेड सेल। अब देखें एपिडर्मिस है ना, मल्टीपल लेयर है ना,
अब एपिडर्मिस की जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो क्या है, ड्राई डेड सेल। क्या है इसमें सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो क्या है, ड्राई डेड सेल। इसमें जो वो ड्राई होते हैं, मरे हुए सेल होते हैं। क्योंकि ये ड्राई और डेड सेल का फायदा क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अगर इसके ऊपर अटैक करेंगे तो ये ऑलरेडी मरे हुए सेल हैं, लिहाजा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको पार करके ये अपनी रिप्रोडक्शन नहीं प्रोड्यूस कर सकते। अगर ऊपर वाले जो लेयर अगर अल्लाह ताला ने जो दी है उसमें ड्राई डेड सेल ना होते तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते, स्किन की सुपरफिशियल लेयर पे अटैक करते और उसी के अंदर क्या करते, अपनी ग्रोथ बढ़ा लेते। लेकिन अल्लाह ताला का जो निज़ाम है वो क्या है कि सुपरफिशियल लेयर जो है वो क्या है, जो है वो ड्राई और डेड सेल हैं, लिहाजा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके अंदर दाखिल नहीं हो सकते और वहाँ अपनी ग्रोथ भी इतनी आसानी से नहीं कर पाते। डर्मिस पार्ट ऑफ स्किन ऑल्सो कंटेन द सेबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड। अब देखो ऊपर जो था ना, डर्मिस के पास ग्लैंड्स थे, हेयर फॉलिकल्स, रिसेप्टर, नर्व, ब्लड वेसल थे ना, तो डर्मिस की बात हो रही है। डर्मिस पार्ट ऑफ स्किन ऑल्सो कंटेन द सेबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड। बट डर्मिस जो कि स्किन का जो पार्ट है उसके पास सेबेशियस ग्लैंड है, उसके पास क्या है, उसके पास जो है वो स्वेट ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड है। अब सेबेशियस ग्लैंड क्या है, सेबेशियस ग्लैंड प्रोड्यूस सीबम एंड ऑयली सब्सटेंस। सेबेशियस ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, सेबेशियस ग्लैंड जो है सीबम प्रोड्यूस करता है और ये सीबम जो है वो क्या है, ऑयलिंग अफेक्ट। जैसे चेहरे पे अगर बात की जाए ना तो थोड़े से किसी के चेहरे पे कहते हैं ना ऑयली स्किन है, तो ऑयली स्किन किस वजह से है, सीबम की सिक्रीशन वहां क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। स्वेट ग्लैंड सिक्रीट स्वेट सॉल्टी फ्लूइड कूलिंग अफेक्ट। स्वेट ग्लैंड जो वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्वेट प्रोड्यूस करता है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं पसीना। अ सॉल्टी फ्लूइड, ये क्या होता है, एक ऐसा फ्लूइड होता है जो सॉल्टी होता है और इसका काम होता है कूलिंग अफेक्ट। जब भी हमें गर्मी लगती है तो स्वेट जो है, हमें पसीना आना शुरू हो जाता है और वो पसीना जो है वो कूलिंग अफेक्ट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। स्किन सिक्रेट नेचुरल एंटीबायोटिक सच एज लैक्टिक एसिड। स्किन जो है वो क्या करता है, नेचुरल एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है और उस नेचुरल एंटीबायोटिक की एग्जांपल क्या है, लैक्टिक एसिड है। अच्छे से याद रखना है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। तो हमने कहा स्किन सिक्रेट नेचुरल एंटीबायोटिक सच एज लैक्टिक एसिड, ये नेचुरल एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करेगा और एंटीबायोटिक का काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना, मिसाल के तौर पर लैक्टिक एसिड। अब हमने स्किन के हवाले से जो है वो बहुत सी बातें डिस्कस की। अब हम बात करेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में। GIT इज कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। भाई GIT जो है वो क्या है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन की बाकायदा क्या है, इनके पास जो है वो एक लेयर होती है वो उसको कवर करता है। यानी डाइजेस्ट GIT क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है। अब इसके अंदर क्या प्रोटेक्शन का जो है वो निज़ाम मौजूद है, इसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या है, बैक्टीरिया को मारने के लिए इनके पास जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इन द स्टमक किल बैक्टीरिया। वो जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने के अंदर अगर बैक्टीरिया होते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या करता है, उसको मारने का काम करता है। इसके अलावा क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम इन गैस्ट्रिक जूस डाइजेस्ट बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर होते हैं वो क्या करते हैं, डाइजेस्ट बैक्टीरिया, क्या करेंगे, बैक्टीरिया को जो है वो डाइजेस्ट करते हैं। इफ माइक्रोब्स बिकम सक्सेसफुल टू पेनिट्रेट स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। अब देखिए भाई, हमने कहा कि भाई स्किन की बहुत सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली, म्यूकस मेम्ब्रेन में भी बात कर ली। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो बैक्टीरिया को मारेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर लेंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद इफ माइक्रोब्स बिकम सक्सेसफुल टू पेनिट्रेट स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर माइक्रोब्स जो हैं वो कामयाब हो जाते हैं टू पेनिट्रेट स्किन, स्किन के अंदर क्या हो जाते हैं, पेनिट्रेट होने में कामयाब हो जाते हैं, और म्यूकस मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट होने में कामयाब हो जाते हैं, देन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस टेक्स एक्शन अगेंस्ट दीज फॉरेन इन्वेडर। फिर क्या हो जाती है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो क्या होगी, एक्टिव होगी। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या था, बैरियर था ना भाई, रोको। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस तब काम आएगी जब स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म दाखिल हो जाएगा। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कंप्राइजेस 3 नॉन स्पेसिफिक इंटरनल डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर जो है वो क्या आ रहा है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास जो है वो 3 नॉन स्पेसिफिक इंटरनल डिफेंस। आपको मालूम है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो नॉन स्पेसिफिक था ना, तो इसमें जो है वो 3 जो है वो नॉन स्पेसिफिक इंटरनल डिफेंस है, जिसमें फर्स्ट जो है वो क्या है, फर्स्ट हमारे पास जो है वो फेगोसाइटिक सेल है, सेकेंड हमारे पास जो है वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है और थर्ड जो है वो फीवर है।
ये तीन चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर शामिल हैं। सबसे पहले आते हैं फेगोसाइटिक सेल। अब ये फेगोसाइटिक सेल क्या हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पढ़ेंगे, और फिर थर्ड में हम पढ़ेंगे फीवर के बारे में। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फेगोसाइटिक सेल। भाई फेगोसाइटिक का जो वर्ड निकला है ये निकला है फेगोसाइटोसिस से। किससे निकला है ये निकला है फेगोसाइटोसिस से। अब फेगोसाइटोसिस क्या होता है, जिस सेल ईटिंग प्रोसेस होता है जिसमें मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग के जरिए जो है वो एक बड़ा सेल जो होता है वो छोटे सेल को अंदर क्या करता है, सेल के अंदर दाखिल कर लेता है। तो ये जो फेगोसाइट्स का जो वर्ड निकला है, ये फेगोसाइट्स का जो वर्ड है ये निकला है फेगोसाइटोसिस से। किससे निकला है, फेगोसाइटोसिस से। इज अ सेल दैट डिस्ट्रॉय अदर एबनॉर्मल सेल। भाई फेगोसाइट्स जो है वो क्या होता है, एक सेल होता है जो क्या करता है, दैट डिस्ट्रॉय अदर एबनॉर्मल सेल, दूसरे एबनॉर्मल सेल को क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है। कैंसर सेल, अब ये एबनॉर्मल सेल क्या होते हैं, कैंसर सेल और इन्वेडेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय इनगल्फिंग। भाई इतने सारे डेली की बेसिस पे अरबों की तादाद में नए सेल जो है वो हमारे जिस्म में बनते हैं। तो उसमें कुछ सेल जो होते हैं वो कैंसरस टाइप के होते हैं, एबनॉर्मल सेल होते हैं। तो इन एबनॉर्मल सेल को ये पहचानते ही उसको क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस के जरिए उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। या कोई इन्वेडेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो उसको भी ये क्या करते हैं, मारने का काम करते हैं। या तो कैंसरस सेल हो या इन्वेडेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसको इनगल्फ करके मतलब फेगोसाइटोसिस करके निगल कर क्या करते हैं, उसको मारते हैं। अब ये फेगोसाइट सेल हमारे पास क्या है, टू टाइप्स ऑफ ब्लड सेल आर फेगोसाइट्स। दो किस्म के हमारे पास जो ब्लड सेल है उनको हम फेगोसाइट्स कहते हैं। सबसे पहला है मैक्रोफेज और दूसरा हमारे पास आ जाता है न्यूट्रोफिल। मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल दोनों क्या हैं, किसकी एग्जांपल हैं, फेगोसाइट्स की। आइए हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज। देखो यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, किससे शुरू कर रहा हूँ, मैक्रोफेज। ओके तो दो हमारे पास जो है वो टाइप्स हैं फेगोसाइट्स की, एक मैक्रोफेज और दूसरा क्या है, न्यूट्रोफिल। मैक्रोफेज ड्राइव फ्रॉम मोनोसाइट्स। भाई मैक्रोफेज किससे निकला है, मोनोसाइट्स। अगर आपको मैं ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल की जो टाइप बताऊं उसमें ग्रेन्युलोसाइट्स हैं और ए ग्रेन्युलोसाइट्स है। ग्रेन्युलोसाइट्स मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ए ग्रेन्युलोसाइट यूनिन्यूक्लिएटेड है। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल में इसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल आते हैं, जबकि ए ग्रेन्युलोसाइट जो कि यूनिन्यूक्लिएटेड है उसके अंदर जो है दो आते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो ये मैक्रोफेज दर हकीकत किससे बनते हैं, मोनोसाइट से बनते हैं। किससे बनते हैं, ये बनते हैं मोनोसाइट से। तो मैक्रोफेज ड्राइव फ्रॉम मोनोसाइट्स। मैक्रोफेज जो है वो किससे निकले हैं, मोनोसाइट से। मोनोसाइट दैट लीव द ब्लड आर कॉल्ड मैक्रोफेज। अगर मैक्रोफेज की डेफिनेशन की बात करें तो ये हमारे पास जो है ये वो मोनोसाइट्स होते हैं जो ब्लड से निकल जाते हैं और किसी ना किसी टिश्यू में जाकर क्या होते हैं, पाए जाते हैं और एक बड़े सेल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। मैक्रोफेज आर जनरली फाउंड इन द फॉलोइंग ऑर्गन्स। मैक्रोफेज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो आपने जो है वो अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। मैक्रोफेज जो है वो नॉर्मली कहाँ पाए जाते हैं, तो मैक्रोफेज हमारे पास पाए जाते हैं ये लीवर, लंग्स, लीवर, स्प्लीन, किडनी, लिम्फ नोड। अच्छे से याद रख लो बॉडी का वो कौन से पार्ट्स हैं जहां मैक्रोफेज पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा लंग्स, लीवर, स्प्लीन, किडनी, लिम्फ नोड। 5 जगहें हैं, ये ज़बानी याद होनी चाहिए, लंग्स, लीवर, स्प्लीन, किडनी, लिम्फ नोड। ये अच्छे से याद रख लेना है। मैक्रोफेज सिक्रीट प्रोटीन इंटरल्यूकिन 1 विच सिग्नल द ब्रेन टू रेज द बॉडी टेम्परेचर। हमें कहा मैक्रोफेज जो है वो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं एक प्रोटीन। तो एक प्रोटीन का नाम क्या है, उस प्रोटीन का नाम है इंटरल्यूकिन 1। और ये इंटरल्यूकिन 1 नाम का जो प्रोटीन है वो क्या करता है, वो सिग्नल द ब्रेन, ब्रेन को सिग्नल देता है टू रेज द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इंटरल्यूकिन 1 कौन सिक्रेट करता है, तो आपका आंसर होगा मैक्रोफेज। फिर इसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल की, हम बात करने जा रहे हैं। अब हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो न्यूट्रोफिल है मैक्रोफेज के बाद। ग्रेनुलोसाइट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। अब आपको मालूम है डब्ल्यूबीसी में अभी मैंने बताया ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। तो ये ग्रेनुलोसाइट्स हैं डब्ल्यूबीसी के टाइप। हाईली शॉर्ट लिव एंड हाईली मोबाइल। इनकी जो खास बात है कि इनकी जो जिंदगी होती है वो बहुत ही छोटी होती है, कुछ घंटों तक। एंड हाईली मोबाइल, एक जगह से दूसरी जगह ये फौरन क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। मूव लाइक अमेबा फॉर्मिंग सूडोपोडिया। ये अमेबा की तरह मूव करते हैं क्योंकि इनके पास जो है वो अमेबा की तरह जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसे क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। डाई आफ्टर अ सिंगल फेगोसाइटिक इवेंट। मतलब कोई बैक्टीरिया नजर आया, उसको फेगोसाइटोसिस के जरिए क्या कर दिया, इनगल्फ कर दिया और खुद भी मर जाता है। सिंपल एक फेगोसाइटिक इवेंट के बाद ये क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं।
फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो तीसरी टाइप हमारे पास आ रही है, वो है नेचुरल किलर सेल। क्या है? यह आ गई नेचुरल किलर सेल। टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, याद रखिएगा ये किसकी टाइप है? नेचुरल किलर सेल जो है वो टी लिम्फोसाइट की टाइप है। ऑल्सो कॉल्ड साइटोटॉक्सिक टी सेल, जो सेल को क्या करता है? मारने का काम करता है। इसे साइटोटॉक्सिक टी सेल का भी नाम देते हैं। नेचुरल किलर सेल किल देयर टारगेट बाय रिलीजिंग प्रोटीन कॉल्ड परफोरिन। नेचुरल किलर सेल जो है अपने टारगेट सेल को ये मारते हैं। कैसे मारते हैं? फेगोसाइटोसिस करते नहीं मारते। एक होता है ना फेगोसाइटोसिस के जरिए निगल गए, ये नहीं। ये कैसे मारते हैं? इनका मारने का तरीका क्या है? नेचुरल किलर सेल किल दियर टारगेट बाय रिलीजिंग प्रोटीन कॉल्ड परफोरिन। ये एक प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, उस प्रोटीन का नाम क्या है? परफोरिन। परफोरिन क्या करता है? परफोरिन जो है, परफोरिन नाम से ही आपको कुछ आइडिया हो रहा होगा कि ये परफोरिन जो है वो निकला है परफोरेशन से। Which punch hole through membrane of the infected cell। ये क्या करता है? पंच, सुराख कर देता है थ्रू मेम्ब्रेन ऑफ द इन्फेक्टेड सेल। मेम्ब्रेन इन्फेक्टेड सेल जो होता है उसमें ये पंच कर देता है, सुराख कर देता है। और उसके बाद क्या होता है? थ्रू दिस पोर्स सर्टेन एपोप्टोटिक प्रोटीज नोन एज ग्रेन्जाइम इंटर इनटू टारगेट सेल। और हमने कहा थ्रू दिस पोर्स, इन पोर्स के जरिए सर्टेन एपोप्टोटिक प्रोटीज नॉन एज ग्रेन्जाइम। प्रोटीज याद रखिएगा, प्रोटीज वो एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। तो हमने कहा भाई ये क्या करेगा? नेचुरल किलर सेल ने एक प्रोटीन रिलीज किया जिसका नाम है परफोरिन। परफोरिन ने इन्फेक्टेड सेल के अंदर क्या कर दी? सुराख कर दी, जो इन्फेक्टेड थे ना, जिसमें बैक्टीरिया हो, वायरस हो। ओके, अब इन पोर के जरिए क्या होगा? थ्रू दीज पोर, इन पोर्स के जरिए, इन पोर के जरिए क्या होगा? सर्टेन एपोप्टोटिक, आपने पढ़ा होगा एक नेक्रोसिस होता है, एक एपोप्टोसिस होता है। एपोप्टोसिस क्या होता है? प्रोग्राम सेल डेथ। तो हमने कहा सर्टेन एपोप्टोटिक प्रोटिएसिस। प्रोटिएसिस वो हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, नॉन एज ग्रेन्जाइम। उन एंजाइम को क्या नाम देते हैं? ग्रेन्जाइम। तो आपको याद होना चाहिए कि ये ग्रेन्जाइम क्या होते हैं? ये एपोप्टोटिक प्रोटीएज होते हैं। तो इंटर इनटू टारगेट सेल, ये टारगेट सेल में दाखिल होते हैं। द सेल डाइज बाय एपोप्टोसिस, और इस तरीके से सेल जो है वो एपोप्टोसिस के जरिए क्या हो जाता है? मर जाता है। नेचुरल किलर सेल ऑल्सो अटैक कैंसरस सेल एट एन अर्ली स्टेज ऑफ ट्यूमर। नेचुरल किलर सेल जो है वो क्या करते हैं? कैंसर सेल के ऊपर जो है वो क्या करते हैं? अटैक करते हैं एट एन वेरी अर्ली एज। इनको जो है वो कैंसर सेल की इनिशियल स्टेज ही पता चल जाती है, वहां उसको क्या कर देते हैं? मार देते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की। किसकी बात करने जा रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की हम जो है वो बात करने जा रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में हमने कहा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में कंसिस्ट ऑफ ओवर 30 टाइप्स ऑफ स्मॉल प्रोटीन। क्या होते हैं? 30 अलग अलग तरह के जो है वो स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं, फाउंड इन ब्लड, सिंथेसाइज बाय लीवर। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की जो प्रोटीन है वो कौन बनाता है? लीवर बनाता है। नॉर्मली सर्कुलेटिंग इन एन इनएक्टिव स्टेट, नॉर्मली ब्लड के अंदर ये होते हैं इनएक्टिव स्टेट में। एक्टिवेटेड ऑन द एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, ये एक्टिवेट कब होते हैं? ऑन द एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स जो है वो क्या होता है? दाखिल होता है, ये क्या होते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। और इसके एग्जांपल हमारे पास अभी हमने एक प्रोटीन पढ़ा था और उसका नाम है परफोरिन। क्या है? परफोरिन अभी हमने पढ़ा। फिर इसके बाद जो है वो आ जाता है इंटरफेरोन। इंटरफेरोन बिलोंग्स टू द लार्ज क्लास ऑफ प्रोटीन नॉन एज साइटोकाइनेस। याद रखिएगा, इंटरफेरोन का जिस प्रोटीन की बड़ी क्लास से ताल्लुक है उसका नाम है साइटोकाइनेस। साइटोकाइनेस नाम के प्रोटीन की फैमिली से इसका ताल्लुक है। इंटरफेरोन इंटरफेयर विथ वायरल रेप्लिकेशन। देखिए इंटरफेरोन नाम से ही आपको अंदाजा हो रहा है, इंटरफेयर से निकला है। तो किस चीज में इंटरफेयर कर रहा है? किस चीज में मदाखलत करता है? तो ये मदाखलत करता है किसमें? इंटरफेयर विथ वायरल रेप्लिकेशन। वायरस की रेप्लिकेशन के बीच में क्या करता है? ये रुकावट बनता है। वायरस को रेप्लिकेट होने से, वायरस को रिप्रोडक्शन करने से क्या करता है? रोकता है। लिमिट सेल टू सेल स्प्रेड ऑफ वायरसेस इन द बॉडी। बॉडी के अंदर सेल टू सेल स्प्रेड को क्या करता है? रोकता है। यानी एक सेल से दूसरे सेल में वायरस को जाने से क्या करता है? रोकता है। ऑल्सो एक्टिवेट इम्यून सेल सच एज नेचुरल किलर सेल एंड मैक्रोफेजेस। और इसके साथ साथ जो है वो इंटरफेरोन क्या करता है? इंटरफेरोन जो है वो ऑल्सो एक्टिवेट इम्यून सेल। क्या करता है? इम्यून सेल को एक्टिवेट करता है, सच एज नेचुरल किलर सेल एंड मैक्रोफेज। नेचुरल किलर सेल और मैक्रोफेज को क्या करता है? एक्टिवेट करने का भी काम करता है। तो ये इंटरफेरोन जो है वायरस की रेप्लिकेशन को भी रोकता है, सेल टू सेल स्प्रेड में भी क्या कर रहा है? ये काम आ रहा है। और साथ ही साथ जो है वो क्या कर रहा है? ये दूसरे मैक्रोफेज और नेचुरल किलर को एक्टिवेट करने का भी काम करता है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स।
इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूं, क्लास साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में अगर मैं बात करूं यहाँ ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की हम बात करेंगे, क्लास साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन आर, भाई इन्फ्लेमेशन की जो क्लासिकल जो साइन है वो क्या है, हीट, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग एंड लॉस ऑफ फंक्शन। ये पांचों आपको अच्छे से याद रखने चाहिए। किसी भी जगह पर अगर किसी भी जगह का बॉडी के किसी भी हिस्से का जो है वो हीट यानी टेम्परेचर बढ़ जाए, पेन एक लोकलाइज जगह की बात हो रही है और उसी जगह पर क्या हो रही हो, दर्द हो रहा हो और वो जगह रेड रेड होना शुरू हो जाए और उस जगह पर स्वेलिंग भी आना शुरू हो जाए और वो सही तरीके से काम ना कर सके, तो हम कहेंगे उस जगह की क्या हो रही है, इन्फ्लेमेशन। जैसे अगर जॉइंट्स की बात करें तो कोई अक्सर औकात जॉइंट्स में बड़ी उम्र के लोगों में क्या होता है कि वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो रेडनेस भी आ रही होती है, दर्द भी कर रहा होता है, जॉइंट्स में सूजन भी आ रही होती है यानी स्वेलिंग हो रही होती है और वो सही से काम नहीं कर रहा होता, तो हम क्या कहते हैं कि वो जॉइंट की क्या हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गई है। इसी तरीके से यहां हम बात करने जा रहे हैं क्लासिकल सिम्टम्स के बाद अगर मैं बात करूं मेजर कंपोनेंट ऑफ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। मेजर कंपोनेंट की अगर हम बात करने जा रहे हैं, भाई ये जो सारा जो सिस्टम चल रहा था ये क्या था, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस था। ये कौन सा डिफेंस था भाई, स्पेसिफिक तो नहीं था ना, ये था नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। फर्स्ट थिंग व्हेन अ टिश्यू इज इंजर्ड, सबसे पहले क्या होगा, टिश्यू जो है वो इंजर्ड होगा। भाई ये नॉन, देखें इन्फ्लेमेशन की अगर हम बात करने जा रहे हैं ना, तो इन्फ्लेमेशन क्या है, ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस का एक मेजर कंपोनेंट है। अब ये इन्फ्लेमेशन कैसे होती है, तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट थिंग व्हेन अ टिश्यू इज इंजर्ड, सबसे पहले क्या होगा, व्हेन अ टिश्यू इज इंजर्ड, डैमेज सेल रिलीज केमिकल अलार्म सच एज हिस्टामिन। और वो जो डैमेज टिश्यू जो होगा वो केमिकल अलार्म प्रोड्यूस करेगा और केमिकल अलार्म क्या होगा, सच एज हिस्टामिन, क्या होगा, हिस्टामिन नाम का जो है वो केमिकल प्रोड्यूस करेगा। हिस्टामिन इंड्यूसेस नाइबरिंग ब्लड वेसल टू डायलेट, और ये हिस्टामिन नाम का जो केमिकल रिलीज होगा वो बराबर वाले नाइबरिंग ब्लड वेसल, इसके आसपास की जो ब्लड वेसल्स होंगी उसको क्या कर देगा, डायलेट कर देगा। ब्लड वेसल स्टार्ट लीकिंग, ब्लड वेसल्स जो होंगी वो क्या होंगी, स्टार्ट लीकिंग, वो जो है वो उससे जो है वो डिफरेंट सेल जो है वो लीक आउट होना शुरू हो जाएंगे। ब्लड सप्लाई टू डैमेज एरिया इंक्रीज, और जो डैमेज एरिया होगा वहाँ की ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। फंक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन, अब ये जो इन्फ्लेमेशन है उसका फंक्शन क्या है, भाई हम बात करने जा रहे हैं कि भाई फंक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन का फंक्शन क्या है, टू एलिमिनेट इनिशियल कॉज ऑफ इंजरी। इनिशियल कॉज ऑफ इंजरी को क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। क्लियर आउट नेक्रोटिक सेल, और नेक्रोटिक सेल को क्या करना है, क्लियर आउट, नेक्रोटिक सेल जो सेल मर जाते हैं उसको क्लियर आउट करना है। प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू द सराउंडिंग टिश्यू, और सराउंडिंग टिश्यू से जो है वो इन्फेक्शन को जो है वो बराबर वाले सेल से स्प्रेड होने से भी क्या करना है, बचाना है। तो इन्फ्लेमेशन कैसे हुई, इन्फ्लेमेशन हमने कहा एक मेजर कंपोनेंट है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस का। सबसे पहले टिश्यू डैमेज होगा, इसके बाद जो वो डैमेज टिश्यू जो होगा एक केमिकल सिग्नल प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम है हिस्टामिन। हिस्टामिन जो आसपास की जो ब्लड वेसल्स होंगी उसको डायलेट कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड वहां से लीक करना शुरू करेगा। डैमेज एरिया का जो ब्लड सप्लाई हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। अब जो बेसिकली जो ब्लड सप्लाई, रेडनेस, टेम्परेचर जो बढ़ गया उसका बेसिकली फंक्शन क्या है, टू एलिमिनेट द इनिशियल कॉज ऑफ सेल इंजरी। सेल इंजरी की इनिशियल कॉज को क्या करना, जो है वो एलिमिनेट करना। क्लियर आउट नेक्रोटिक सेल, जो मरे हुए सेल हैं उसको क्लियर आउट करना। प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू द सराउंडिंग टिश्यू, सराउंडिंग टिश्यू जो है उसके अराउंड जो है वो इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से क्या करना है, बचाना है। तो यहाँ जाकर आज का ये लेक्चर नंबर 3 जिसमें हमने डिस्कस करना था 1000 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एमडीकेट बायोलॉजी, जिसमें इम्यूनिटी से रिलेटेड हमने जो है वो बहुत से पॉइंट डिस्कस किए। अब स्पेसिफिक इम्यूनिटी यानी अगर बात की जाए तो हमने तो फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर में हम जो है वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जिसमें स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम के जो डिफरेंट पॉइंट्स है उनको डिस्कस करेंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।